स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, मस्त रहिए। चलिए, हम लोग जो क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़े थे, पूरा डिटेल्ड में समझे थे और कुछ अलग अलग तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखे थे, उसी से रिलेटेड आज का लेक्चर है। आज का लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस टाइम से जुड़ा हुआ सवाल करेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को प्रोसीड करेंगे। ठीक, तो हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं कि हम पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे आपको। हम एक तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ बात बताए थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, लेकिन हम आपको बोले थे कि दो मूल्य बात आपको याद रखनी है। पहला बात क्या कि सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, ध्यान से सुनिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देगा, पहला बात। दूसरा बात क्या कि अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। इसी बात को हम उल्टा करके फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो पक्का है कि आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी कैन से दैट द बॉडी इज मूविंग विद एन यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप आपको बात समझ आ रहा होगा। और आखिरी बात यह था कि अगर आपका ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। क्लियर कट है? चलिए, अब सवाल आपके पास है। सवाल दिया हुआ है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ग्रेटर स्पीड? दोनों में कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है? वी हैव टू प्रोसीड दिस थिंग। ठीक, आप समझिएगा बात। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ई वाला जो लाइन है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला लाइन ऑब्जेक्ट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला लाइन ऑब्जेक्ट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको बताना है कि किसका स्पीड ज्यादा होगा। बढ़िया बात है सर, लेकिन हम कैसे प्रोसीड करेंगे चीज को समझिएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमको पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप जो होता है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप का सिंपल सा मतलब है टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा निकाल लोगे, जिसका टेन थीटा ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा, उसका मतलब वो ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड से मूव कर रहा है। खत्म बात। तो हम आपको एक तरीका बताते हैं, आप कोशिश कीजिएगा अपने सवाल में वही लगाने का। आप हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लो। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ही ड्रॉ किए तो अब इस लाइन के लिए बी के लिए आप ऐसे करके मिलाओ। ठीक, और ए के लिए आप क्या करोगे? ऐसे करके मिलाओगे। क्लियर है? अब मान लीजिए बी के लिए ये वाला हो गया थीटा। ठीक, इसको हम बोल दिए क्या? इसको हम बोल दिए थीटा 2 और इसको बोल दिए हम लोग थीटा, नहीं थीटा ए बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं थीटा बी के लिए है ये। ठीक, क्लियर है बात? हम क्या बोले, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, बना लिए। तो बताओ इसमें अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे, जैसे हम ट्रायंगल का नाम दे देते हैं PQR ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल का नाम दे दिए XYZ। ध्यान दीजिएगा, तो हम आपको बता रहे हैं कि ये अगर मेरा परपेंडिकुलर स्मॉल p है तो ये भी परपेंडिकुलर है। तो क्या परपेंडिकुलर आपस में बराबर है? बिल्कुल सर, आप हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनाए हैं तो परपेंडिकुलर दोनों का बराबर है। ठीक, ध्यान देखिएगा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ये छोटा वाला ट्रायंगल पहले हम ले रहे हैं PQR। यहां देखिएगा फिगर को अच्छे से, इन ट्रायंगल PQR। ठीक, बढ़िया। और इन ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल X, Y और Z, ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो A का लाइन को लेके चल रहा है, X, Y और Z। ठीक, अगर हम PQR में टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा नहीं बोलेंगे, PQR में अगर हम टेन थीटा B लिखेंगे तो आप बोलिएगा सर टेन थीटा B इज इक्वल टू क्या? ये तो 90 डिग्री है सर, परपेंडिकुलरली गिरा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर P, बेस क्या है? QR। बढ़िया। इसमें टेन थीटा B लिखेंगे तो आप बोलिएगा सर वो क्या है? परपेंडिकुलर यहां भी P है, यहां भी P है, तो परपेंडिकुलर P बटे का बेस क्या है? YZ। अब एक बात बताओ, हमको समझना बात को, क्या परपेंडिकुलर दोनों जगह बराबर है? हम परपेंडिकुलर का नाम P दे दिए हैं, ठीक है ना।
इस ट्रायंगल को देखो, पी क्यू आर ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर और एक्स वाई जेड ट्रायंगल में ये दोनों परपेंडिकुलर है आपस। तो जब परपेंडिकुलर बराबर है तो टेन थीटा कहीं ना कहीं क्यू आर और एक्स जेड पे डिपेंड करेगा। मतलब हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि टेन थीटा बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू आर। नेक्स्ट, और ये सॉरी एक्स वाई जेड है ए ना, हाँ, टेन थीटा ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई जेड। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हमको एक बात पता है कि अगर नीचे वाला क्वांटिटी बढ़ जाता है तो ओवरऑल क्वांटिटी घट जाता है। बात समझ में आ गया? अगर ये क्यू आर और इसमें बताइए, क्यू आर इतना ठोका है और वाई जेड इतना बड़ा है, तो कौन बड़ा है सर? वाई जेड बड़ा है। वाई जेड जो है क्यू आर से बड़ा है। अगर वाई जेड क्यू आर से बड़ा, अरे आप लेंथ देख लो ना, वाई जेड कितना ठोका है? इतना बड़ा है, देखो हाथ से, इतना बड़ा है। क्यू आर कितना ठोका? इतना ठोका है, छोटा सा है। तो वाई जेड बड़ा है। अगर वाई जेड बड़ा है, ये वाला चीज बड़ा है और ये वाला चीज छोटा है, तो रेशियो में है, नीचे में है, डिवीजन में, तो ओवरऑल ये वाला चीज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टेन थीटा बी इज ग्रेटर देन टेन थीटा ए। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि सर थीटा बी इज ग्रेटर देन, सॉरी थीटा बी को छोड़ो, टेन थीटा क्या देता है सर? टेन थीटा स्लोप देता है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ए। तो ये हमारा मेन बात था जो हमको करना था। आपको बताना, पूछना ही था कि कौन ग्रेटर स्पीड से चलेगा। आप कुछ नहीं किए, हम सिंपली एक पैरेलल लाइंस बनाए जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल था। ये इंटेंशन मेरा इसलिए था, हम ऐसा लाइन इसलिए बनाए कि हम देखें कि परपेंडिकुलर अपना दोनों केस में बराबर हो गया। अब परपेंडिकुलर बराबर हो गया तो बेस के रेशियो पे हम देख लेंगे। तो जिसका बेस ज्यादा उसका टेन थीटा कम, जिसका बेस कम उसका टेन थीटा ज्यादा। काहे कि बेस नीचे में होता है, देखो ना बटे में है, तो बटे वाला चीज क्या होता है? बटे में, जैसे मान लीजिए अगर हम बोलेंगे आपको 3/5 और 3/8 में कौन बड़ा है, तो आप बोलिएगा सर 3/5 ज्यादा बड़ा है। क्यों बड़ा है? बोलो क्यों बड़ा है? काहे कि सर ऊपर वाला चीज को तो अगर हम हटा भी देंगे तो नीचे वाला चीज जिसका कम होता है वो ओवरऑल नंबर बढ़ जाता है और ये ओवरऑल नंबर घट जाता है। इस वजह से हम ऐसा बोल पा रहे हैं। आई होप कि आपको चीज समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो परपेंडिकुलर हमको क्या देखे? दोनों का परपेंडिकुलर आपस में बराबर है। तो जब दोनों का परपेंडिकुलर आपस में बराबर है तो जिसका बेस छोटा उसका टेन थीटा ज्यादा, बस खत्म बात। जिसका बेस छोटा उसका टेन थीटा ज्यादा। तो बेस किसका छोटा है? बेस किसका छोटा है? क्यू आर का बेस छोटा है, मतलब टेन थीटा बी बराबर। और टेन थीटा ई क्या बताता है? स्लोप। और हमको पता है, रट चुके हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? स्पीड। इसका मतलब स्पीड ऑफ बी जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ ए। आई होप कि आपको चीज समझ में आया होगा। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड सवाल। सवाल ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है इस तरह से। आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस सब में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है। नहीं सर, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है नहीं है, वो तुमको देखना आता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तीसरा दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि आपका जो वेलोसिटी है वो बदल रहा है। और ज्यादातर बेहतर ये रहेगा बोलना एक्सिलरेटेड मोशन में कि आपका वेलोसिटी जो होता है सर वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से बदल रहा है। ठीक, एक्सेलरेशन का सिंपल सा मतलब हमको पता है कि वेलोसिटी बदल रहा है। बढ़िया। तो दूसरा और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है नन, कोई नहीं चारों में। तो आप हमको बताइए कि ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में है, इसके लिए तो ये वाला ग्राफ हम लोग पढ़े थे, मैं आपके लिए बना रहा हूं यहां पर। ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में हम तो उसके लिए ये वाला ग्राफ पढ़े थे। ये अगर हम आपको डिस्टेंस मान रहे हैं और ये हमारा टाइम है तो इसके लिए हम लोग ये वाला ग्राफ पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस या टाइम एक्सिस रहेगा तो हम बोलते हैं समय बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वही का वही है। इसका मतलब सर ऑब्जेक्ट मेरा रेस्ट में है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं
कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। हमको पता है कि सर अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा देन वी 100% नो डैट कि हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा आई मीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लोग इसमें इस तरह का ग्राफ पढ़े थे। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि हम चाहते हैं कि आपका अच्छा तरह से एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो हम यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कुछ इस तरह का ग्राफ पढ़े थे। तो क्या ये होगा? देखो ना इस तरह का ग्राफ है, नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, खत्म। नेक्स्ट, एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन का मतलब होता है सिंपल, एक्सिलरेटेड मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, या फिर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड क्या होता है? वेलोसिटी बोलिए बोलिए, वेलोसिटी क्या होता है? एक तरह से अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है। तो अगर स्पीड में परिवर्तन आ जाएगा तो एक्सिलरेटेड मोशन आ जाएगा। आप देखो खुद, स्लोप अगर हम देखेंगे तो अभी स्लोप ऐसे जा रहा है, फिर स्लोप ऐसे जा रहा है, फिर स्लोप ऐसे जा रहा है, फिर स्लोप ऐसे जा रहा है। इसका मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं सर स्पीड चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब क्या? यूनिफॉर्म रेट पे नहीं बदल रहा है। अब इस सब ग्राफ हम पढ़ा चुके हैं आपको, बट फिर से हम एग्जांपल के तौर पे भी करा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? स्पीड चेंज कर रहा है किस तरह से? एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, एट नॉन यूनिफॉर्म रेट। ठीक, अगर हमारा स्पीड नॉन यूनिफॉर्म रेट पे बदल रहा है तो हम इस तरह का मोशन को बोल देंगे एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन, क्लियर है? तो ये वाला जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सबसे पहला बात इसमें कि सर इसमें जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए बताया गया है। बढ़िया। इसमें सर इसका स्लोप बढ़ रहा है, इस वजह से क्या है कि इसका जो आपको स्पीड है वो स्पीड बढ़ रहा है, या हम सिंपली बोल सकते हैं बदल रहा है। क्लियर है? तो अगर हमारा स्पीड बदल रहा होता है, हमारा अगर स्पीड बदल रहा होता, आप ऐसा मत सोचना कि वेलोसिटी ही बदलता है तभी एक्सेलरेशन होगा, नहीं। एक वेलोसिटी है क्या बाबू? स्पीड के साथ डायरेक्शन है, वही तो वेलोसिटी है। तो स्पीड अगर हमारा बदल रहा है तो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बदल रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बदल रहा है, इसका मतलब इसको हम क्या बोल देंगे? एक्सेलरेटेड मोशन। और आपको हम ये भी बताएं कि इस तरह का ग्राफ का एक नाम होता है जो हम लिखाएं आपको नोट्स में, क्या? कि पैराबोला। पैराबोला, माउथ ओपनिंग, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ इसका मुंह खुलता है। पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स लाइक दिस, यू विल सी दैट इट्स माउथ इज ओपनिंग लाइक दिस, ऊपर की तरफ इसका मुंह खुल रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट। क्लियर है मेरा बात? तो इतना बेसिक बात हम समझे तो हमारा जब हम सवाल को बनाते हैं, सवाल को अचीव करते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम सीख रहे होते हैं, तो हमारा इंटेंशन ये रहता है कि हम एक एक ऑप्शन में अपना जजमेंट दें। ऐसा नहीं कि अपना आंसर ही मिल गया बस उससे बाकी से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप सीख रहे हैं और आपके अंदर में क्यूरियोसिटी है और आप सीखना चाहते हैं तो आप एक एक ऑप्शन पे अपना वक्त दें और चीज को समझें। जब आप इस तरह से सिग्निफाई करोगे चीज को तो आई होप कि आप अपने लाइफ में अच्छा खासा इंप्रूव कर पाओगे सवाल को बनाने के पर्सपेक्टिव से। क्लियर है? तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, या सिंपली आप नोट्स देखिएगा। ये ग्राफ हम कराए भी हैं। इस ग्राफ में हम आपको बोले थे कि नॉन यूनिफॉर्म रेट से हमारा जब भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म रेट से चलेगा तो हम बोल देंगे कि हमारा ग्राफ जो होगा नॉट स्ट्रेट लाइन आएगा, या हम पैराबोला बोलेंगे। जब स्पीड बढ़ता है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स हो जाता था। नोट्स देखिएगा, जब स्पीड घटता है तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो जाता था। तो आई होप बात समझ में आ गया। तो नोट देख लीजिए, आप एक बार नोट कर लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है, सवाल को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है, एग्जैगरेटेड सवाल है, लेकिन हाँ समझना जरूरी है। समझना इसलिए जरूरी है कि जितना भी कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसको ये समराइज कर देगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ठीक, चलिए हम आराम से दिखा रहे। हो सकता है कि थोड़ा जूमिंग करने की वजह से सब चीज आपको कम दिख रहा होगा, इसलिए हम ज्यादा अच्छा से बता दे रहे हैं। दो कार है ए और बी। देखिए ये वाला जो लाइन है बाबू, ये वाला लाइन कार ए का है। ये वाला जो लाइन है बाबू, ये वाला लाइन कार बी का है। ठीक, दो कार है ए एंड बी, स्टार्टेड फ्रॉम द सेम लोकेशन, एक ही जगह से स्टार्ट हुआ है। ठीक, एंड वेंट 30 किलोमीटर अलोंग ए रोड इन सेम डायरेक्शन, और 30 किलोमीटर तक दोनों चला है और सेम डायरेक्शन। मान लीजिए दो कार हो गया,
एक ये कार और एक ये कार, दोनों सेम जगह से स्टार्ट हुआ है और 30 किलोमीटर तक सेम डायरेक्शन में चला है। इतना सा बात वहां लिखा हुआ है। अब आगे बोला है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले समझते हैं हम आराम से, ये डिस्टेंस का लाइन है, ये टाइम का लाइन है, ठीक। ये 10 बज रहा है, ये 10:20, मैं बता दे रहा हूं अगर आपको कम दिख रहा है तो 10 बज रहा है, 10:20, 10:40, 11 बजे ये लाइन ऐसे गया है और ये 15 किलोमीटर पर आ गया है, ठीक, बढ़िया। आगे ये डिस्टेंस आपका किलोमीटर में 15 किलोमीटर पे आ गया है। फिर 11:20 में ये दोनों एक दूसरे को मीट किया है, दोनों लाइन देख रहे हो, बस एक ही बार मीट किया है यहाँ पर, और उस समय में डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। फिर 11:30 में ये बी वाला यहाँ पर पहुँच गया, उसका डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। फिर ये जो भी टाइम हो 12 बजे में ये क्या हो गया, ए भी यहाँ पर पहुँच गया और डिस्टेंस कवर कर लिया 30 किलोमीटर, काहे कि दूरी अपने को 30 किलोमीटर ही कवर करना है। ये 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, आपको लाइन डॉटेड लाइन से दिख रहा होगा। डॉटेड लाइन आपको बस बता रहा है कि ये पॉइंट पे ये मार्क आ रहा है, ये पॉइंट पे ये मार्क आ रहा है, बस इतना ही। हमारा लाइन ये वाला है, ये वाला लाइन ए का है, ध्यान दीजिएगा। ये जो छोटा वाला लाइन है, ये वाला लाइन बी का है, ठीक। सवाल पूछा गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हेन डिड ए स्टार्ट, कब ए स्टार्ट किया था। व्हेन डिड बी स्टार्ट, बी कब स्टार्ट किया था। तीसरा सवाल है, व्हेन बी स्टार्टेड हाउ फार अवे वाज ए फ्रॉम बी, जब बी शुरू किया था अपना जर्नी तब ए उससे कितना दूर था, काहे कि ए तो पहले स्टार्ट कर लिया है, तो अब ये सी बात है, ए कुछ ना कुछ दूर पे होगा, तो कितना दूरी पे है। डिड एनी ऑफ देम मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, क्या दोनों में कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। व्हेन एंड वेयर डिड बी ओवरटेक ए, कब और कहां बी जो है ए को ओवरटेक कर जाता है, मतलब ए को दाब देता और आगे बढ़ जाता है। हाउ लॉन्ग डिड बी वेट आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन, कितना देर बी इंतजार करता है जब ए डेस्टिनेशन पे आता है, तब काहे कि बी पहले पहुंच जाता है तो इसका मतलब कुछ देर इंतजार करेगा, और कितना देर इंतजार करता है यही आपको बताना है, ठीक। हम आराम से कर रहे हैं, आप उस चीज को पॉज कीजिएगा, खुद से भी अटेम्प्ट कीजिएगा। हम आपके लिए यहां से एक एक चीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल, व्हेन डिड ए स्टार्ट, देखिए हम कैसे कर रहे हैं, प्रोसेस को देखिएगा। व्हेन डिड ए स्टार्ट, ए स्टार्ट कहने का मतलब हमको एग्जैक्टली डिस्टेंस जब अपना 0 है वहां पहुंच जाओ ए के लिए। ए का लाइन कौन सा है, ये वाला। ए का लाइन के लिए डिस्टेंस कहां पे 0 आ रहा है, यहां एग्जैक्टली 10 बजे में। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए कितना बजे स्टार्ट किया है सर, 10 बजे में स्टार्ट किया है। पहला सवाल खत्म। जो लिखने में समय लगा हो, आंसर तो तुरंत आएगा, इसका कोई बड़ा चीज, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अच्छा सवाल है। कब ए स्टार्ट किया है, ए के लिए पहुंच गए जब डिस्टेंस अपना 0 है, 10 बजे में, ठीक। नेक्स्ट सवाल, व्हेन डिड बी स्टार्ट, ये खुद भी आप बताइए, बी के लिए डिस्टेंस 0 कब है। चलो यहां पर आपको पता है कि टाइम एक्सिस में जो है डिस्टेंस सब 0 होगा। आपको पता है ना कि ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम एक्सिस पे हमेशा अपना डिस्टेंस 0 होगा। तो व्हेन डिड बी स्टार्ट, बी कब स्टार्ट हुआ है, बी ऐसे 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 करके गया। यहां पर देखिए आप बी को एग्जैक्टली 11 बजे में बी जो है स्टार्ट किया है, तो हम क्या बोलेंगे, बी के लिए आंसर हो जाएगा 11 बजे, 11 o'clock। 2 सवाल खत्म, क्लियर है। ए कब स्टार्ट किया है, ए स्टार्ट किया है 10 बजे में, और बी कब स्टार्ट किया है, बी स्टार्ट किया 11 बजे में, क्लियर। व्हेन बी स्टार्टेड, जब बी स्टार्ट किया था, हाउ फार अवे वाज ए फ्रॉम बी, देखिए बी जब स्टार्ट किया था यहां पर पहुंच गए, यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे जो ए वाला को टच करेगा और उस पर डिस्टेंस बताएगा, तो हम बोलेंगे क्या कि ए जो है 15 किलोमीटर अवे था। देखिए ना, बी स्टार्ट यहां से किया, तब ए कहां था, तो ए को देखने के लिए एक लाइन को टच कराए तो हम देखें कि ए पे डिस्टेंस कितना आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। ऐसे समझो आप, ए वाला लाइन है, ए वाला लाइन के लिए 11 बजे में ए कहां पर है, 11 बजे में ए 15 किलोमीटर पर। देखो ना, इस पॉइंट से अगर हम नीचे जाएंगे तो 11 बज रहा है, और 11 बजे में ए कहां पर है, 11 बजे में ए 15 किलोमीटर पर है, बढ़िया। बी कहां पर 11 बजे में, सर बी तो अभी शुरू किया, इसका मतलब 11 बजे में बी शुरू कर रहा है, और ए कहां पर है, 15 किलोमीटर पर है, इसका मतलब कितना अवे है, हाउ फार अवे, कितना अवे है ए, तो हम बोलेंगे क्या, 15 किलोमीटर अवे, 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। बस इतना सा बात, क्लियर है तीनों सवाल। तो पहला हो गया
दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। चौथा पे आते हैं हम लोग। डिड एनी ऑफ देम मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड? क्या ए और बी में कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है? सर हमको आप एक ही बात पढ़ाए हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो ऑब्जेक्ट अपना यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। क्या ए के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है? बिल्कुल सर, देखो एकदम स्ट्रेट लाइन आ रहा है। बी के लिए आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल के बी के लिए पूरा स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि सर ए और बी क्या दोनों यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा। कारण फिर से बता रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ए और बी दोनों के लिए क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या बोलेंगे? बोथ ऑफ देम विल मूव with uniform speed. Both of them will move with uniform speed. थोड़ा सा स्पेस का इशू है इसलिए बाबू थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना, है ना। चलिए आगे बढ़ते। Both of them will move with uniform speed. नेक्स्ट पांचवा बात, ये फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट, when, कब, एंड वेयर, कहां डिड बी ओवरटेक ए, मतलब बी पीछे छोड़ दिया ए को। देखिए बी पीछे छोड़ दिया, अभी तक तो ये बी नीचे चल रहा है, यहां पर दोनों मीट किया है, दोनों यहां पर मीट किया है। उसके बाद देख रहे हैं बी आगे भाग गया ऊपर। देखो ना स्लोप, अगर आप देखोगे ऐसे एक लाइन इस तरह से बेस बना दोगे तो ये परपेंडिकुलर, लेकिन इसका बेस छोटा है, ए वाला का बेस बड़ा है, इसका मतलब इसका स्पीड कम हो गया, इसका स्पीड बढ़ गया है। अगर बी का स्पीड बढ़ जाएगा तो बी ओवरटेक कर जाएगा। तो कब ओवरटेक किया है सर? 11:20 में। और कहां पर ओवरटेक किया है? डिस्टेंस के लिए 20 किलोमीटर। तो हम क्या बोलेंगे? हम इसका आंसर लिखेंगे एट। कब ओवरटेक किया? यहां देखो ना, मिला है यहां पर ए और बी, इसके बाद बी का स्पीड भाग गया है, ज्यादा हो गया है, जल्दी डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। देखो ना तुरंत 11:20 में मिला है, 11:30 में बी पहुंच गया है डेस्टिनेशन पे, 30 किलोमीटर वो कवर कर लिया। लेकिन 12 बजे में ए कवर किया, मतलब पक्का है कि बी का स्पीड बढ़ गया, तब तो बी जल्दी पहुंच गया डेस्टिनेशन पे। जल्दी स्पीड उड़ाओगे तभी तो जल्दी जगह पे पहुंचोगे, तो जगह पर जल्दी पहुंच गया। इसका मतलब ये तय हो गया कि सर 11:20 के बाद, आफ्टर 11:20 या एट 11:20 क्या हुआ? बी ओवरटेक कर गया ए को। और कितना दूर पे? कहां पे? 20 किलोमीटर अबे। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? एट 11:30 एंड 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, एट 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट अपना क्या है, अपना जो बी है वो ओवरटेक कर जाएगा ए को। क्लियर है मेरा बात? कब ओवरटेक किया? एग्जैक्टली 11:20 पे देख रहे हैं स्पीड बढ़ गया है। आप देख रहे हैं एक लाइन बनाए हम परपेंडिकुलर दोनों के लिए, यहां देखो ना इतना ठो दोनों का परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर अगर हम मान लेते हैं तो आप देख रहे हो कि बी वाला के लिए बेस छोटा है, ए वाला के लिए बेस बड़ा है। अभी जस्ट इससे पहले एक सवाल पहले आपको कराए थे कि अगर tan थीटा हम देखेंगे तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो चूंकि परपेंडिकुलर बराबर है दोनों का, तो जिसका बेस छोटा हो जाएगा उसका tan थीटा ज्यादा हो जाएगा, और tan थीटा जिसका ज्यादा हो जाएगा तो वही तो स्लोप होता है, तो स्लोप उसका ज्यादा हो जाएगा। और हमको पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड देता है। इसका मतलब अगर हम इतना घुमाए नहीं, सिंपल बात अगर बोले तो जिसका बेस ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा, जिसका बेस ज्यादा उसका स्पीड कम, जिसका बेस कम उसका स्पीड ज्यादा। बस उल्टा होता है, सिंपली याद रखो अगर परपेंडिकुलर बराबर है तो। ठीक, आगे तो कब ओवरटेक किया है? 11:20 के बाद, एट 11:20। ठीक, और कहां पर सर? 20 किलोमीटर के बाद, एट 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। आखिरी सवाल, हाउ लॉन्ग डिड बी वेट? कितना देर बी को इंतजार करना पड़ा? आफ्टर रीचिंग दी डेस्टिनेशन, मंजिल पर पहुंचने के बाद, डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद बी को कितना देर इंतजार करना पड़ा? दैट इज द क्वेश्चन। बी को कितना देर इंतजार करना पड़ा? चलिए समझते हैं आराम से बात को। देखिए बी मंजिल पे कब पहुंचा है, आराम से ध्यान देखिएगा। 11:30 में बी मंजिल पे पहुंच गया। 30 किलोमीटर ही डेस्टिनेशन तय करना था। देखिए ना, when 30 किलोमीटर अलोंग
ए रोड इन सेम डायरेक्शन। 30 किलोमीटर पहुंचना है, तो 30 किलोमीटर डिस्टेंस को कितना देर में बी तय किया, 11:30 में बी पहुंच गया। ए कितना में पहुंचा, 12 बजे में पहुंचा। इसका मतलब आधा घंटा वेट करना पड़ा ना। बी मंजिल पे पहुंच के बैठा हुआ 11:30 में ही, और ए मंजिल पे मतलब 30 किलोमीटर पे कब पहुंचा है, 30 किलोमीटर ही अपना मंजिल है, तो बी कब पहुंचा है 11:30 में, ए कब पहुंचा है 12 बजे में। इसका मतलब आधा घंटा वेट करना पड़ा ना। तो हम बोलेंगे कितना देर, हाउ लॉन्ग पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे 30 मिनट्स। 30 मिनट्स वेट करना पड़ा। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिल में उतर गया होगा ये चीज, पूरा अच्छा सा आपको समझ में आया होगा। प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आप इस सवाल को अटेंड कीजिए। सवाल है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा अगर आपका पार्टिकल, इफ ए पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर आपका पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। सर्कल होगा, गोला गोला होगा, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का मतलब होता है एन साइडेड फिगर, एन साइडेड फिगर, एन साइडेड फिगर। कहने का मतलब सर वो ट्रायंगल भी पॉलीगॉन की कैटेगरी में आता है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन की कैटेगरी में आता है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, जो आप मानिए सब पॉलीगॉन की कैटेगरी में आता है। ठीक, बढ़िया। पैराबोला होगा ग्राफ, पैराबोला आपको हम बता चुके हैं, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, कर्व टाइप का, या स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन को तो आप भली बात ही जानते हैं। तो बहुत बच्चा कर भी लिए होंगे, हमको पता है कि आपको रटा भी गया होगा कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो सर आप पूछ रहे हैं कैसा होगा, हम बना देंगे कैसा होगा। देखिए ना, आप खुद ट्राई करोगे तो आपसे भी बना लोगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा टाइम है, और अपना स्पीड क्या है बाबू, कांस्टेंट है, तो एकदम बीचों बीच 45 डिग्री पे, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, एकदम बीचों बीच निकल जाएगा ये ग्राफ। क्लियर है? तो कैसा दिख रहा है बोलो तो, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा दिख रहा है? तो आप बोलिएगा सर ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ये लल्लू वाला सवाल था, छोटा सा बच्चा वाला सवाल था, लेकिन हाँ जानना जरूरी है थोड़ा सा रिवीजन के पर्सपेक्टिव से भी, इसलिए हम बता दिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन दिल्ली। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमारा पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? प्लीज आप नोट कर लीजिए। तो लास्ट सवाल है आपके पास, और सवाल क्या है, ये ट्रू फॉल्स का में सच और झूठ का खेला है। आपको पता है ये दुनिया भी सच और झूठ का खेला है, मानो तो सच है, ना मानो तो सब झूठ है। देखिए सवाल, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो बोल रहा है इट मस्ट, ये वर्ड को देखिएगा, ये वर्ड जबरदस्त फंसाता है एग्जाम में। ये ट्रू फॉल्स में ये सब वर्ड बहुत ज्यादा फंसाता है और परेशान भी करता है। तो बोल रहा है कि अगर हमारा एक्सक्यूज मी, अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो इट मस्ट मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ये मस्ट नहीं बोलता ना सर, तब हम थोड़ा बहुत मान भी सकते थे। मस्ट बोल दिया, ये गड़बड़ कर दिया। मस्ट नहीं बोल सकते हम, मस्ट हम बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते, हम समझाते हैं आपको। देखिएगा, हो सकता है कि हमारा, अगर हम स्ट्रेट लाइन है तो ये तो कंफर्म है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो यहां से हम एक बात लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट, आपको पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो हम क्या बोलते हैं कि अगर हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो हम ये बात बोलते हैं कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो किससे चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है मेरा बात? चलिए, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, हम यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आगे, अब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा, या हो सकता है स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा होगा। डिपेंड करता है, काहे कि ये मतलब नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में चलना जरूरी है। अगर बाबू यहां पर मस्ट के जगह मे लिख देता ना, मे,
तब ये स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता है। क्यों? कि हम बोल रहे हैं हो सकता है स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा, हम ये बात बोल सकते थे, लेकिन ये लिखा है मस्ट, तो जैसे ही ये मस्ट लिख दिया तो हम 100, आप खुद देख के यहां पर बताओ ना, 100% स्ट्रेट लाइन में चलेगा? नहीं सर, अभी तो आप समझाए कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो वहां से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि अपना ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, और यूनिफॉर्म स्पीड से चलने का मतलब होता है कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में आप कवर कर रहे होंगे। क्लियर है? और इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में आप कवर कर रहे होंगे, चाहे आप स्ट्रेट लाइन में भी चल सकते हो या आप स्ट्रेट लाइन में नहीं भी चल सकते हो। तो मस्ट के वजह से ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे? इट मे मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा होगा। तो इस मस्ट के वजह से ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, झूठा साबित हो गया, और है भी झूठा साबित भी हो गया। क्लियर है मेरा बात? समझ में आ रहा है? अगर यहां पर मे अगर होता तब 100% हम ट्रू मार देते, तब हम बोल सकते थे कि सर हो सकता है स्ट्रेट लाइन में चल भी रहा होगा नहीं भी चल रहा होगा। तो मस्ट के वजह से ये पूरा चीज गड़बड़ हो गया। क्लियर है? तो यही हमारा आखिरी सवाल था। तो उम्मीद करते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे होगा। और जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, आपको किसी भी हाल में हो, कोई भी परिस्थिति में हो, मस्त रहिए, खुश रहिए, बुलंद रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आपका पढ़ाई हार नहीं होना चाहिए, बाकी सब जिंदगी में चलाते रहेगा और चलते रहता है। ठीक है? तो ठीक है, बस इतना ही हम लोग आज के लेक्चर में रखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल कनेक्ट यू with this fraternity after some time. Thank you.